हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर आज हम अपनी हिंदी की श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे। और हिंदी अब 10th का एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो हिंदी का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहले जो टॉपर बच्चा था उसका ये पेपर है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें पहले हम देख लेते हैं कि निर्देश क्या है। निर्देश इसमें है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए। पहला क्या है, प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित किया गया है। क, ख, ग एवं घ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, खंड क में प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है। तीसरा है, खंड ख में प्रश्न संख्या 2 से 5 तक प्रश्न व्याकरण के हैं। और चौथा है, खंड ग में प्रश्न संख्या 6 से 10 तक प्रश्न पाठ्य पुस्तकों से हैं। और पांचवा है, खंड घ में प्रश्न संख्या 11 से 13 तक प्रश्न पाठ्य पुस्तकों के हैं। छठवां है, यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखिए। सातवां, उत्तर संक्षिप्त तथा क्रमिक होने चाहिए। और साथ ही दी गई शब्द सीमा का यथासंभव अनुपालन कीजिए। आठवां है, प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि एक एक अंक वाले एक प्रश्न में, दो दो अंकों वाले 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले एक प्रश्न में, 5-5 अंकों वाले दोनों प्रश्नों में और 10 अंक वाले एक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए सही विकल्प का ध्यान रखिए। और उसके बाद 9वां है, इनके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार प्रत्येक खंड और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए हम पेपर देख रहे हैं 2020 का, और ये कोर्स ए है। तो फिर इसमें जो दिया गया है छठे क्वेश्चन से दिया गया, तो उसे हम देखते हैं। खंड ग छठा क्वेश्चन एक गद्यांश है, अपठित गद्यांश। इसे हम कई पार्ट में बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम देखते हैं अपठित गद्यांश क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें गद्यांश को मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावले में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो आपने देखा कि ये अपठित गद्यांश है। अब इसमें से क्वेश्चन होगा जिसमें से हमें आंसर देना होगा। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। क, लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अब उत्तर हम देख लेते हैं। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा क्योंकि उन्हें भीड़ से बचकर एकांत में अपनी कहानी के संबंध में कुछ सोचना था और उन्हें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था, तथा उन्हें खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी लेना था। ये इसका उत्तर हुआ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अपठित गद्यांश है ये यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज से लिया गया है। तो इसका जो इसमें से दिया गया क्वेश्चन, उसका आंसर हुआ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख, लेखक ने जिस अनुमान के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था वह गलत कैसे निकला? उत्तर देखते हैं। लेखक को लगा कि सेकंड क्लास का डिब्बा निर्जन होगा। यहाँ निर्जन का हम अर्थ समझ लेते हैं। निर्जन का अर्थ हुआ एकांत, मतलब कोई न होना, किसी का न होना, उसे निर्जन। निर मतलब नहीं, जन मतलब इंसान, किसी इंसान का न होना।
और वह अकेले ही सफ़र करते हुए जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि डिब्बे में पहले से ही एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठा हुआ था। अब ये हमने ख का आंसर देखा। अब हम देखते हैं ग क्वेश्चन। डिब्बे में बैठे सज्जन ने लेखक के आने पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और लेखक ने उनके व्यवहार से क्या अनुमान लगाया। अब इसका हम उत्तर देख लेते हैं। सज्जन व्यक्ति ने जब लेखक को डिब्बे में आते हुए देखा तो उनकी आंखों में एकांत चिंतन में बाधा एवं उनके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखाई दिया। लेखक ने उनके व्यवहार से यह अनुमान लगाया कि वह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में है या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे पाए जाने पर उन्हें असंतोष हो रहा है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। अब वो जो यशपाल जी का था ख़त्म हो गया, छठा क्वेश्चन था, उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे उस अपठित गद्यांश में से। अब हम 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि आप में जो सिलेबस दिया गया है आपका, उसी चैप्टर में से इसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं। फादर बुल्के का है क्वेश्चन, 7वां का ग क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उसे हम देखते हैं। फादर बुल्के की मृत्यु से लेखक आहत क्यों था। उत्तर देखते हैं। फादर बुल्के की मृत्यु पर लेखक को आहत इसलिए हुई क्योंकि फादर का निधन जहरबाज से हुआ, जो कि एक गंभीर बीमारी है। लेखक का कहना यह था कि जिस व्यक्ति की रगों में अमृत दौड़ता हो, जो व्यक्ति इतना विनम्र मीठा बोलने वाला हो, सबको इतना स्नेह करने वाला हो, उसे जहरबाज जैसी गंभीर बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। अब यहाँ आप एक शब्द का अर्थ समझ लीजिए। यहाँ बार बार जहरबाद का आ रहा है, जिक्र आ रहा है। तो जहरबाद क्या होता था, एक फोड़ा होता था जो पीठ में होता था और धीरे धीरे पूरे शरीर को गला देता था। तो जो फादर बुल्के थे उन्हें जहरबाद फोड़ा हुआ था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ काव्यांश हैं, यहाँ मैं काव्यांश पढ़ती हूँ और उस काव्यांश का अर्थ जानते हैं। काव्य का अंश मतलब आप में जो काव्य दिया गया है, काव्य का अर्थ होता है गीत, और उसका जो अंश दिया गया है उसमें से यहाँ क्वेश्चन होंगे, हमें आंसर देने होंगे। तो हम देखते हैं काव्यांश क्या है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो ये हो गया पद्यांश। अब इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है और उसका आंसर करते हैं। तो क है, कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है और क्यों। तो उत्तर इसका हम देखते हैं। कवि बादलों से गरजने का आग्रह कर रहे हैं क्योंकि बादलों का गरजना क्रांति लाने के रूप में दिखाया गया है। उनका मानना है कि बादल बदलाव लाने के प्रतीक हैं। वह बादलों से आग्रह कर रहे हैं कि वह सबके जीवन को नया बना दो एवं उसे खुशियों से भर दो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख, बादलों का सौंदर्य स्पष्ट करते हुए बताइए कि उनकी तुलना किससे की गई है। फिर हम उत्तर देखते हैं। बादलों की तुलना काले घुंघराले बालों से की गई है। कवि बादलों की तुलना बच्चों की कल्पना से भी करते हैं। बादल बड़े और काले हैं, इसलिए उनकी तुलना ऊपर दी गई चीज़ों से की गई है। आपको याद दिला दूँ कि ये उत्तर हमने नहीं बनाए हैं, ये जो बच्चा टॉप किया था उसके उत्तर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी पद्यांश का। कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए। उत्तर हम देखते हैं इसका। कवि के अनुसार नूतन कविता बादलों के समान यानी कि क्रांति एवं बदलाव लाने वाली होनी चाहिए एवं उनका मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम आ गए अब क्वेश्चन 9 पे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ हम देखते हैं कन्यादान आ गया। कन्यादान किसकी कविता है? आप सबको पता होना चाहिए कि कन्यादान ऋतुराज जी की कविता है। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर देखते हैं। फिर घ क्वेश्चन से यहाँ लिया गया है 9 के कि कन्यादान कविता में माँ की सोच परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? उत्तर देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को चेहरे पर न रीझने की, अत्याचार न सहने की, आभूषणों के बंधनों में न बंधने की सीख देती है और लड़की बनने की परंतु लड़की जैसी न दिखाई देने की सीख देती है और मजबूत बनने को कहती है। परंपरागत माँ अपनी बेटियों को परिवार की सेवा करने की व उनका हर हाल में सम्मान करने की एवं उनके खिलाफ न जाने की सलाह देती हैं, जो कि कविता में माँ के द्वारा दी गई सीख से भिन्न है। क्वेश्चन 10 देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। अब क्वेश्चन है क, भोलानाथ संकट के समय में अपने पिता के पास न जाकर माता के पास क्यों जाता है? माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब हम उत्तर देखते हैं। भोलानाथ अपने पिता के बहुत करीब थे। वह उनके साथ ही सोते थे, खाते थे, नहाते थे, खेलते थे और उनका सारा दिन उनके पिताजी के साथ ही व्यतीत होता था। उनका कहना था कि उनकी माँ से सिर्फ दूध तक का ही रिश्ता है। उनकी माँ उनके बालों में सरसों का तेल डालती, उपटन करती, चोटी गूंथती थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता था। भोलानाथ ने जब सांप को देखा तो बहुत घबरा गए एवं गिरने के कारण लहूलुहान हो गए और दौड़कर सीधे अपनी माँ के पास चले गए और पिताजी के लाख बुलाने पर भी नहीं आए, क्योंकि भोलानाथ को कष्ट सहने के बाद अपनी माँ की गोद में शांति का अनुभव हुआ और माँ के प्यार, वात्सल्य एवं करुणा ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ख। इंग्लैंड की महारानी के हिंदुस्तान आगमन पर अखबार क्या क्या छाप रहे थे और रानी के आने के दिन वे चुपचाप क्यों रह गए? अब उत्तर हम देखते हैं। इंग्लैंड की महारानी के भारत आगमन पर अखबारों में महारानी के परिधान को लेकर जो समस्या उठी उसके बारे में छापा गया। उनके यहाँ काम करने वालों, खाना बनाने वालों की पूरी जीवनियाँ छापी गई। महारानी की जन्मपत्री छापी गई। यहाँ तक कि उनके महल में रहने वाले कुत्ते के बारे में भी बताया गया। ऐसा लग रहा था मानो शंख इंग्लैंड में बज रहा है और सुनाई यहाँ दे रहा है। जब महारानी भारत आ रही थी तब भारत में सबसे बड़ी विपदा यह थी कि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं है और इस विषय पर भी कई खबरें छपी थी। महारानी के आने के दिन सब अखबार शांत इसलिए थे क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक का जो मसला था वह हल हो चुका था और खबर यह थी कि लाट पर जिंदा नाक लगाई गई है जो बिल्कुल असली लगती है। सरकारी अफसरों ने कई प्रयास किए मूर्ति पर नाक लगवाने के, यहाँ तक कि भारत देश के महान पुरुषों की नाक काटकर लगाने को भी कह दिया गया। उनका यह रवैया उनकी छोटी मानसिकता एवं झूठा सम्मान पाने की भावना को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि उनकी जहन पर देश के महान लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है और इस रवैये से देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी, इसलिए सभी अखबार शांत थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड घ क्वेश्चन 11 है, देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसे हम देखते हैं। इसमें 2 दिया गया है, एक क है एक ख है।
प्लास्टिक मुक्त भारत क। अब इसमें हमें संकेत बिंदु क्या क्या है? हानियाँ, विकल्प क्या हो, किए जा रहे प्रयास, और ख है आत्मविश्वास और सफलता। इसके संकेत बिंदु क्या क्या हैं? आत्मविश्वास से तात्पर्य, आत्मविश्वास सफलता के लिए क्यों आवश्यक, अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर। तो उत्तर हम देख लेते हैं। आत्मविश्वास और सफलता, पहले हम क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखते हैं, आत्मविश्वास और सफलता का एक बहुत ही पुराना व गहरा रिश्ता है। आत्मविश्वास जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ सफलता है। सफलता पाने के कुछ ज़रूरी बिंदु हैं, जैसे मेहनत, त्याग, अनुशासन आदि। परंतु यह सब कुछ व्यर्थ है अगर किसी भी मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है तो। आत्मविश्वास की कमी मनुष्य को ले डूबती है एवं उसे अपने पथ से भ्रमित कर देती है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे आत्मविश्वास से तात्पर्य। जो वहाँ पे हमें संकेत बिंदु मिले थे, अब उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, आत्मविश्वास दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म एवं विश्वास। आत्म का अर्थ है खुद पर और विश्वास का अर्थ है भरोसा, यानी कि स्वयं पर भरोसा। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। मनुष्य को अपनों पर भरोसा करना चाहिए, परंतु सबसे ज़्यादा भरोसा उसे स्वयं पर करना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी बहुत लोगों में खलती है, क्योंकि लोग अपने आप को छोड़कर दूसरों पर भरोसा करते हैं। आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, उसे अपने अंदर लाना पड़ता है, और यह सिर्फ पूर्ण एवं सही ज्ञान से हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आत्मविश्वास सफलता के लिए क्यों आवश्यक। देखते हैं, मान लीजिए कि आपने अपनी परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करी है, परंतु आप एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और आप भ्रमित हो गए हैं कि कौन सा उत्तर सही है। अगर ऐसी स्थिति में मनुष्य में आत्मविश्वास हो तो वह हर कठिन से कठिन सवाल का उत्तर दे सकता है। सोचिए, अगर एडिसन को अपने ऊपर विश्वास ना होता तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? अगर जेम्स वाट को आत्मविश्वास न होता तो क्या आज स्टीम इंजन होता? इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्हें अपने ज्ञान पर, अपनी कला पर, अपने आप पर पूरा विश्वास है, तभी वह सफल हैं। अगर वह लोग अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते तो आज शायद सफल नहीं होते। आत्मविश्वास के बगैर सारी मेहनत व्यर्थ है, और आत्मविश्वास ही सफलता की ओर पहला कदम है। अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर, हम नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं। हम देखते हैं इसके अंदर, अहंकार और आत्मविश्वास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अहंकारी व्यक्ति अपने ज्ञान पर इतना अहंकार करता है कि वह गलत चीज़ को भी सही मानता है एवं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। परंतु आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकारता है एवं दूसरों को सुनता है और उनकी मदद करता है एवं दूसरों के भले के बारे में सोचता है। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी सिर्फ वही है, और वह आगे बढ़ने की भी नहीं सोचता और अपने नाश का कारण स्वयं होता है। इसके विपरीत आत्मविश्वासी व्यक्ति हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करता है और अधिक सफलता प्राप्त करता है। अब लास्ट में हम इसका करेंगे निष्कर्ष, उपसंहार। आत्मविश्वास एक मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। उसकी सफलता में उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। इंसान को इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उसका आत्मविश्वास अहंकार ना बन जाए, जो स्वयं के लिए व दूसरों के लिए भी हानिकारक हो। आत्मविश्वास व्यक्ति को अपने अंदर लाना पड़ता है, यह ज्ञान से आता है। अगर आपको अपने ज्ञान व प्रतिभा पर भरोसा है तो इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल ना कर पाओ।
अतः मैं यह कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वासी राम बनो, अहंकारी रावण नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12। बिजली विभाग के अधिकारी को बिजली बिल की शिकायत करते हुए लगभग 80 या 100 शब्दों में पत्र लिखिए, अथवा आप अंतर विद्यालय क्रिकेट के लिए अपने विद्यालय की टीम के कप्तान चुने गए हैं। इस आशय की सूचना देते हुए अपने पिताजी को लगभग 80 और 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब हम देखते हैं अपने पिताजी को पत्र। अब हम पत्र देखते हैं। उत्तर, बंगला नंबर 7, वायरलेस ऑफिस के पीछे, SAF रोड, कंपू, नीचे लिखेंगे ग्वालियर, मध्य प्रदेश। उसके एक लाइन नीचे छोड़ के लिखेंगे दिनांक। दिनांक आप कुछ भी डालिए और फिर उसके नीचे जस्ट लिखेंगे एक लाइन छोड़ के सप्रेम नमस्ते। उसके नीचे लिखेंगे मधुर स्मृतियाँ। पिताजी, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा है कि आप और परिवार भी कुशल होंगे। आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मुझे अंतर विद्यालयी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए स्कूल टीम का कप्तान चुना गया। यह सब सिर्फ आपकी और मेरी मेहनत के कारण हुआ। आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मेरे क्रिकेट के प्रति लगाव को इतना बड़ा बल दिया कि आज अपनी टीम की कप्तान हो। पिताजी, जब मेरा इस पद के लिए नाम लिया गया तो मैं बहुत खुश हुई और सिर्फ आपकी याद आई कि आपकी वजह से मैंने अपने सपने का एक छोटा मगर महत्वपूर्ण हिस्सा पूरा कर लिया। मैं इसके लिए सदैव आपकी आभारी रहूँगी। फिर हम नीचे नेक्स्ट उसके लाइन लिखेंगे, पिताजी, आज के लिए बस इतना ही। भाई को और माँ को मेरी तरफ से प्यार देना एवं दादी जी को मेरा प्रणाम कहना और अपना ख्याल रखना। अब ये हो गया आपकी आज्ञाकारी बेटी क ख ग। कोई नाम लिखिए, नाम लिखने की क्या आवश्यकता है, आप ऐसे क ख ग भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं 13। विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शन के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए, अथवा हेलमेट बनाने वाले एक कंपनी के लिए एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अब हम उत्तर देखते हैं। वैसे मैंने विज्ञापन और पत्र लेखन ये सब मैंने बता रखा है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि हम विज्ञापन कैसे तैयार करें। तो उत्तर हम देखते हैं, हस्तकला प्रदर्शनी। एक हम पहले विज्ञापन एक बॉक्स में लिखा जाता है, आप वहाँ विजिट करेंगे तो आपको पूरा विज्ञापन लिखने का तरीका मिलेगा। तो हस्तकला प्रदर्शनी। उसके बाद हम साइड में लिखेंगे वार्षिकोत्सव पर एक विशेष कार्यक्रम। उसके नीचे विद्यालय में पहली बार। फिर हमने एक छोटा सा जो छोटे छोटे हस्त निर्मित चीज़ें होते हैं उनका चित्र बनाएंगे। फिर हम दाहिने साइड लिखेंगे विद्यार्थियों की लगन व मेहनत से निर्मित हस्तकला की वस्तुएं, और उसके नीचे कुछ नया और बेहद अलग। उसके नीचे हम सबसे नीचे अब हम इसकी विशेषताएं बताएंगे। तारीख को ध्यान में रखिए 3/3/2020। नेक्स्ट हम उसे एरो से उसे करेंगे हाईलाइट करेंगे। अद्भुत चीज़ें देखनी है तो आएँ विद्यालय के सभा हॉल। समय सुबह 9 बजे से 11 बजे। देखिए वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी हद तक मदद करेगा। प्लीज़ आप लोग देखें, लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।